नमस्कार, स्वागत है आपका अजित अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल नए मोड़ में आ गए हैं। 3 दिन में 5-5 राज्य निपटा रहे हैं, लगातार भाषण, चाहे बिहार हो, दूसरे दिन तेलंगाना, फिर तमिलनाडु तो फिर ओडिशा। हर राज्य, हर बड़े शहर में वो लगातार अपने चुनावी प्रचार के मोड़ में आ गए हैं। उन्होंने जब बिहार में परिवारवाद को लेकर खासकर लालू परिवार पे कटाक्ष किया, उसका जवाब तेजस्वी यादव और लालू यादव ने एक महाभयंकर महारेला में, महारेला ही कह सकते हैं उसको, दिया। तब तेजस्वी ने कहा, कई परिवार गिनाए जो नरेंद्र मोदी जी के साथ स्टेज पे थे। उन्होंने कहा कि जो जिनके साथ आप स्टेज साझा कर रहे हैं, वो कौन थे? वो भी तो परिवारवाद के ही लक्षण हैं। तो आपको लालू का परिवार ही क्यों दिखता? लालू जी एक स्टेप आगे जाके कहे कि जिसका कोई परिवार ही नहीं हो, वो परिवारवाद पे क्या बात करे? वो परिवार की महत्व कहाँ जाने? इस पर पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब मैं परिवारवाद पे कटाक्ष करता हूं, तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसका परिवार ही नहीं, मेरा तो अपना परिवार है। उन्होंने कहा जिसका कोई नहीं है, वो भी मोदी के है और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। इसी भावना के साथ मैं आपके लिए जी रहा हूं। इस देश के 143 करोड़ लोग ही मेरा परिवार है। और उसके बाद में एक नई कैंपेन शुरू हुई, मोदी का परिवार। मैं चौकीदार जैसा मोदी का परिवार करके सब ने ये टैगलाइन अपने साथ जोड़ ली और मोदी का परिवार ही मोदी लगातार प्रचारित कर रहे हैं। ये बात अलग है कि लालू यादव के कटाक्ष का तो जवाब उन्होंने दिया, लेकिन तेजस्वी ने जो परिवारवाद भाजपा ने और एनडीए गठबंधन में गिनवाए, उस पे वो चुप्पी साध गए। मोदी जी की खासियत है, जहां उनके पास जवाब नहीं होता, वो फोकस चेंज कर देते हैं। इसलिए उन्होंने वो आरोप कि मेरा परिवार नहीं है, तो पूरा देश मेरा परिवार है। तो जब वो कहते हैं कि मेरा देश पूरा परिवार है, तो फिर 143 करोड़ लोगों में कौन-कौन है, ये भी देखना होगा। क्या 143 करोड़ के मायने सिर्फ अडानी अंबानी है या गोयनका है? 143 करोड़ के मायने वही भ्रष्टाचारी नेता है जो अपने राजनीतिक करियर में अथाह धन कमाकर भ्रष्टाचार का जब पकड़े जाते तो भाजपा का गमछा पहन कमल ब्रांड साबुन से नहा के फिर भाजपा की मेंबरशिप लेते हैं और भाजपा में मंत्री बनते हैं। तो फिर क्या नरेंद्र मोदी जी के परिवार में उनके कैबिनेट के वो 33% दागी लोग ही हैं? क्या उनके परिवार में टेनी महाराज है जिनके बेटे ने किसानों को अपने जीप के नीचे रौंदा था? क्या परिवार मोदी जी के परिवार में ब्रजभूषण सिंह ही है कि जिसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती खिलाड़ियों, महिला खिलाड़ियों के शारीरिक शोषण का आरोप है? तो जब सवाल उठता है कि 17,000 करोड़ का सिंचन घोटाला के आरोप स्वयं मोदी जी ने जिन पे लगाए, वो भाजपा की ही सरकार में उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर 17,000 करोड़ के सिंचन के घोटाले से जिस विदर्भ में पानी पहुंचा ही नहीं और जिस विदर्भ में लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो आत्महत्याग्रस्त किसान क्या नरेंद्र मोदी के परिवार के हिस्सा है या नहीं है, ये मोदी जी को बताना होगा। 700 किसान जब आंदोलन कर मर जाते हैं और वो कहते हैं मेरे लिए मरे क्या, तो फिर वो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान जो एमएसपी मांग रहे हैं, वो भी उनके परिवार का हिस्सा है क्या, ये भी मोदी जी को बताना पड़ा, या 143 करोड़ लोगों से अलग है? 143 करोड़ लोगों में क्या वो बीएचयू की, आईआईटी की छात्रा भी है जिसका शारीरिक शोषण, जिसके साथ गलत काम आईआईटी सेल के बीजेपी के नेताओं ने किया और उसे संरक्षण मिला? सवाल है। सवाल वो है कि गुजरात में तमाम दलित जो पुलिस प्रोटेक्शन में अपनी बारात निकालते या गॉगल पहनने पे पीटते हैं, क्या वो भी मोदी जी का परिवार है या नहीं? मोदी जी के परिवार के मायने मोदी जी को फिर से एक बार लोगों के बीच में बताना होगा।
यदि मोदी जी का परिवार हेमंत विश्व शर्मा है, मोदी जी का परिवार नारायण राणे है, मोदी जी का परिवार छगन भुजबल है, मोदी जी का परिवार अजित पवार है, तो फिर ईमानदार लोगों की जगह मोदी जी के परिवार में कहाँ है? मोदी जी भ्रष्टाचार की लड़ाई कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि मैं तमिलनाडु में उन्होंने भाषण में कहा कि मैं सबसे मुझे जो प्रिय है स्वच्छता है और मैं स्वच्छता अभियान मेरे जीवन का लक्ष्य है और मैं स्वच्छता हर डिपार्टमेंट में करता हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई यही स्वच्छता अभियान का एक हिस्सा है। तो फिर मोदी जी का कूड़ेदान कितना बड़ा है, जिस कूड़ेदान में सारे राजनीतिक दलों के भ्रष्ट नेता इकट्ठा हो रहे हैं और वो कूड़ेदान की जगह जब घर के बाहर होनी चाहिए, तो मोदी जी अपने गोद में लेके उस कूड़ेदान को क्यों बैठे हैं, ये भी मोदी जी को बताना होगा। तो भ्रष्टाचार की लड़ाई के मायने भी मोदी जी को बताने होंगे। मोदी जी बार-बार कहते हैं कि गारंटी, मोदी की गारंटी है कि मोदी जी इस देश की अर्थव्यवस्था को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएँगे। लेकिन मोदी जी ये नहीं बताते कि वो अर्थव्यवस्था नफ़े की होगी या नुकसान की होगी। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था मात्र देश की लोक संख्या बड़ी होने की वजह से हम हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से घाटे में है और बुरी तरह से चरमरा गई है। इस पे नरेंद्र मोदी जी बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि डीएमके की सरकार परिवारवाद की सरकार है। उन्होंने कहा कि डीएमके की सरकार यह कोई विकास का काम नहीं करती है। वो बार-बार कह रहे थे कि जब संकट का समय आता है, तो डीएमके की सरकार लोगों के संकट के निवारण करने के बजाय तमिलनाडु में लगातार मीडिया मैनेजमेंट करके ये बताता है कि कुछ हुआ ही नहीं। जब बाढ़ आई तमिलनाडु में, जब पानी घुस गया घर-घर में, तब कुछ हुआ ही नहीं, ऐसी खबरें डीएमके सरकार छाप रही थी। जब मीडिया मैनेजमेंट करने के आरोप डीएमके पे लगते हैं, तो इससे बड़ा हास्यास्पद बात कोई इस देश में हो नहीं सकती, क्योंकि इस पूरे एशिया खंड में यदि किसी ने बेहतरीन मीडिया मैनेजमेंट करके, गोदी मीडिया करके एक जो टर्म इजाद की, उसके जनक भी नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार है। तमाम विरोधी पत्रकारों को चैनल से नौकरी से निकलवा के, तमाम चैनलों को सिर्फ अपनी वाही-वाही सुबह से शाम तक करवाने के लिए मोदी जी की तरफ से विज्ञापन भी मिलते हैं या उनके राज्यों से विज्ञापन भी मिलते हैं। जो मोदी जी को सवाल पूछते हैं, वो लोग मोदी जी राष्ट्र विरोधी करार देते हैं। चीन और पाकिस्तान से फंडिंग की बात करते हैं। उनके क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाते हैं। तो जब मोदी जी विपक्ष पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मीडिया मैनेज किया, तो इससे बड़ा हास्यास्पद नहीं है। यदि मीडिया मैनेजमेंट करना एक घिनौना काम है, तो फिर सबसे बड़ा इस काम को पूर्ण करने वाले कोई हो या इस काम को करने वाले या करवाने वाले कोई हो, तो मोदी जी से बड़ा नाम इस देश में अभी है नहीं। दूसरी तरफ वो कई आरोपों में, खासकर जब वो कहते कि पूरा देश और पूरा मतलब अंधभक्त पगला गए हैं। हर मंत्री लिखता है कि मोदी का परिवार, तो मोदी के परिवार में दुर्भाग्य से ऐसे कोई गौतम गंभीर को भी जगह नहीं है, सिन्हा को जगह नहीं है और जिन लोगों का टिकट कटा, वो क्या मोदी का परिवार नहीं है? क्या वसुंधरा राजे मोदी का परिवार का हिस्सा नहीं है? वो तो भाजपा के परिवार का हिस्सा है। परिवार के अंदर परिवार और उसके अंदर परिवार और फिर एक आखिरी अंतिम परिवार जिसमें मात्र 3 या 4 लोग हैं, अडानी, अंबानी, अमित शाह जी और मोदी जी। क्या मणिपुर का कोई भी इंसान मोदी जी के परिवार का हिस्सा नहीं? और यदि हिस्सा नहीं, तो फिर मोदी जी उनके लिए क्या कर रहे हैं? ये हमारे परिवार के ऐसे कैसे मुखिया हैं कि परिवार का कुछ एक हिस्सा या परिवार के कुछ सदस्य कि महिलाओं का सामूहिक रूप से
व्यभिचार होता है उनके साथ, उनकी फिल्में उतारी जाती है, कई हजारों के तादाद में लोग मारे जाते हैं और हमारा मुखिया शांत है। वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बिजी है, राजकाज छोड़ के रामकाज में लगा हुआ है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का स्वागत किया तमिलनाडु के अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो अभी निर्णय लिया कि पैसा लेकर जो लोगों ने काम किया था, ये जो इम्यूनिटी थी सांसदों को, इनके ऊपर कैसे चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं स्वागत करता हूं इसका। लेकिन फिर 50 खोके बिल्कुल ओके, इस नारे के बलबूते पे महाराष्ट्र की सरकार चल रही है। वहां आरोप है कि खरीद फोक्त हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग, ये विधायकों के खरीदने और बेचने, कारपोरेटर्स के खरीदने और राजनीतिक नेताओं के खरीदने और बेचने को कहा जाता है। और ये मैं नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ के मामले में कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, इसकी हमको चिंता है। और वही हुआ, 3 आम आदमी के कारपोरेटर भाजपा में शिफ्ट हो गए। ये रातों रात विचारधारा बदलने वाले लोग किस बलबूते पे बदलते, क्यों बदलते? तो क्या ये नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है? यदि नरेंद्र मोदी जी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते, तो फिर मोदी जी वो कौन से रूप में आए थे, या मोदी जी का वो कौन सा रूप है जब सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को कुछ अधिकार दिए, तो उसके खिलाफ, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ एक नया कानून लाकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कूड़े के कचरे में, कूड़े के दान में रखने वाले मोदी जी किस अधिकार से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के स्वागत की बात करते हैं? जब चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की जो अपॉइंटमेंट होती है, उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने जब एक व्यवस्था दी, एक निर्णय दिया कि उसके लिए जो कमेटी बनेगी उसमें प्रधानमंत्री जी रहेंगे, विपक्ष के बड़े नेता रहेंगे, सबसे बड़ी विपक्ष की जो पार्टी है उसके नेता रहेंगे, और मुख्य न्यायाधीश रहेंगे सर्वोच्च न्यायालय के, ताकि उसमें पारदर्शिता आए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने उस निर्णय का स्वागत करने के बजाय नया कानून पारित कर चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है चुनाव आयोग में, वो पूर्ण रूप से अपने हाथ में रखी। तो मोदी जी भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सब्जेक्टिव देखते हैं। कई चीजें उन्होंने तमिलनाडु में डीएम के सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डीएम के सरकार ने, उन्होंने कहा कि मुझे चिंता हो रही है तमिलनाडु के भाइयों के बच्चों की भविष्य की। गंभीर विषय है जिसमें मैं बोलना चाहता हूं। अंत में उन्होंने डीएम के सरकार पर आरोप लगाए कि वहां जो ड्रग्स का चलन हो रहा है, वो सरकार के संरक्षण में हो रहा है। यदि तमिलनाडु में ड्रग्स के केसेस पकड़े जा रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि सरकार का संरक्षण है। तो फिर पूरे देश को ड्रग्स सप्लाई कहां से हो रहे हैं, जहां 35 साल से राम राज्य चल रहा है, जो महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्वयं नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। 35 साल से राम राज्य, इसलिए कि 35 साल से भाजपा की सरकार है और पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, डबल बैरल के साथ राम राज्य चल रहा है। उस राज्य में लगातार ड्रग क्यों पकड़े जा रहे हैं, और ड्रग कैसे पकड़े जा रहे हैं? वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। पोरबंदर पे अभी मंगलवार को 3,300 केजी के ड्रग जब्त हुए, और 3,300 केजी में क्या मिला? किलोग्राम में 3,089 किलो की चरस, 158 किलो मेटामेप्टाइमाइन और 25 किलो मॉर्फिन।
ये जब्त की गई। और ये गोरख धंधा ड्रग का गुजरात ड्रग वालों के लिए स्वर्ग हो गया। अडानी जी, जिन पे आरोप लगाना देशद्रोह करने जैसा है, उनके मुंद्रा पोर्ट पर 2000 सितंबर 2000 मतलब सितंबर 2020 में 9,000 करोड़ की ड्रग जब्त की। उसके बाद 2,889 किलो के हेरोइन जब्त हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 21,000 करोड़ की कीमत है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो रूट, अफगानिस्तान में आने वाले ड्रग जो एक समय पाकिस्तान होते हुए राजस्थान या पंजाब के रूट से मुंबई और मुंबई के आगे पूरे देश में फैलते थे, वो अब सीधा गुजरात के तट पे, गुजरात से मुंबई रास्ते होते हुए पूरे देश में घूम रहे हैं। यदि इस देश के किसी भी राज्य में ड्रग पनप रहे हैं या ड्रग का धंधा पनप रहा है, तो उसका मेजर हब सप्लायर गुजरात बन चुका है। तो यदि तमिलनाडु में ड्रग सीजर होने पर डीएम के सरकार पे आरोप लगते हैं कि उनके संरक्षण में यह काम चल रहा है, तो फिर क्या भाजपा के नेताओं के संरक्षण में गुजरात में ये हब बना हुआ है? सवाल ऐसा भी उठेगा जिसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना होगा। आरोप लगाना बहुत इजी बात है। कुल मिलाकर परिवारवाद प्रधानमंत्री जब बोलते हैं, तो फिर चाहे रामविलास पासवान का कुनबा हो, चाहे अजित पवार हो, नारायण राणे की खानदान हो, छगन भुजबल का परिवार हो, राजनाथ सिंह का परिवार हो, ऐसे कई परिवार भाजपा के साथ भी है और एनडीए गठबंधन का हिस्सा भी है, जिस पर प्रधानमंत्री मौन है। और अब भारत मेरा परिवार, इससे बड़ा तंज, इससे बड़ा कटाक्ष इस देश के आम आदमी पे हो नहीं सकता। जब जब प्रधानमंत्री जी कहे कि भारत मेरा परिवार है, 143 करोड़ लोग मेरे परिवार है, तो कल जिस किसान ने आत्महत्या की, उसका बेटा, उसके माँ बाप बूढ़े आंखों में आंसू भर के अपने अभिभावक को पूछ रहे हैं कि तुम्हारे भाई ने कल आत्महत्या की, बड़ा भाई क्या कर रहा है? जब जब किसी लड़की की इज्जत लूटी जाती है या अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के तमाम परिवार और खिलाड़ी प्रेमी मोदी जी को पूछ रहे हैं कि आपकी बेटियों की इस्मत लूट गई है, बड़े पापा, आपका एक भाई ये काम कर रहा था, आप उसको गोद में लेके क्यों बैठे हैं? पूरा विदर्भ जो इरिगेशन स्कैम की वजह से बर्बाद हो गया, वो आज पूछ रहा है कि उस स्कैम के हीरो आपके उप मुख्यमंत्री कैसे हैं? यदि पूरा देश परिवार आपका है, तो फिर जब हमारा मुखिया ये कहता है कि पकोड़े तलो तो रोजगार हो जाएगा, तो इससे ज्यादा जख्म में मिठक डालने वाला कोई अभिभावक मैंने नहीं दिया। ये मेरे परिवार के मुखिया बेरोजगारी से तंग इस देश में, महंगाई से त्रस्त इस देश में, कभी अकाल तो कभी अतिवृष्टि के चक्कर में फेर फेर में फंसा हुआ
60% इस देश की आबादी जो हुए वो किसान, ये सब आपके तरफ से एक उम्मीद की टिकटिकी लेके देख रहे हैं। 10 साल हो गए, सिवाय नाउम्मीदी के आपने कुछ नहीं दिया और फिर कहते हो पूरा देश मेरा परिवार है। यदि देश परिवार है तो इसको सँभालेगा, आप सँभाल तो पा नहीं रहे हैं, प्रताड़ित करने में आप सबसे आगे हैं। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।